नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, उसमें हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबके साथ संबंध रखता है, हमारी हेल्थ का सब्जेक्ट। और हेल्थ के साथ-साथ में ऐसी चीज़ें जो कि हम समझते हैं हमारी स्वास्थ्य को उम, ठीक-ठाक बनाए रखने में सहायक होंगी, चाहे मेडिसिन हो या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हों। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो पेशेंट्स के लिए कितना उपयोगी है, सहायक है, कहाँ कुछ कमियाँ हैं, कहाँ कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो कंट्रोवर्शियल होने के साथ-साथ जब हम भारत की परिधि से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, तो कहीं एक ओवरलैप सा लगता है, फाइनेंशियली भी और लीगल फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उस बात को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। मैं स्वागत कर रहा हूँ एक ऐसे मनीषी मैं उनको यदि कहूँ, जो फार्मेसी के प्रोफेसर के रूप में बड़ा सम्मान प्राप्त करने के साथ-साथ लीगल अथॉरिटी भी हैं। और भी कई प्रकल्प आपके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बीपी नागौरी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि हेल्थ जो है वो महत्वपूर्ण है, इससे तो आप असहमत नहीं होंगे, पर उसमें जो प्योरिटी है मेडिसिन की कि इस मेडिसिन को वही काम करना चाहिए शरीर में, वो कैसे एंश्योर होता है और उसमें लॉ कहाँ पर आता है? पहले तो अशोक जी, मैं हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगा। हेल्थ जो है, अभी तक हम हेल्थ के 3 आयाम हैं। एक तो हम फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ और एक स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब भौतिक रूप से स्वस्थ होना है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना है। तो अगर हम ये देखें कि अगर इफ यू आर स्पिरिचुअली हेल्दी, तो उसमें आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होंगे ही होंगे। और ये पहली बार जो मॉडर्न साइंस है, तो ये जब कोरोना के बाद में जो मेडिकल साइंसेज, मॉडर्न मेडिकल साइंसेज ने ये पहली बार इसको एक्सेप्ट किया है कि जो मेडिटेशन है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कोरोना में हर डॉक्टर ने ये कहा कि आप मेडिटेशन करिए। तो एक तो वर्ड है मेडिटेशन और एक है मेडिकेशन। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल हेल्थ एक बड़ा होल है जिसमें फिजिकल एंड मेंटल अपने आप आता है। आजकल जो वर्ड है साइकोसोमेटिक डिजीजेस, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जो आपका ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है और हार्ट अटैक है, और ये सारी कहीं ना कहीं हमारी जो आध्यात्मिक स्वस्थता से जुड़ी हुई चीज है। हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम इसमें हेल्थ की बात करेगा तो फिजिकल हेल्थ की बात करेगा, मेंटल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वस्थता की कोई बात ही नहीं करता है। तो इसलिए जब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया स्पिरिचुअल हेल्थ का रेफरेंस लेते हुए। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में तो लॉ कुछ कह ही नहीं सकता है या कह सकता है? क्योंकि अब एक रिसेंट कंट्रोवर्सी ऐसी आई जिसमें ये सदगुरु के आश्रम में कोई 2 इनमेट्स या वहां रह रही हैं, उनकी तरफ से, परिवार की तरफ से कि भाई इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया वगैरह। तो कई लोग जो श्रद्धा के साथ देखते हैं उनको लगता है यहाँ पे लॉ क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल या मेडिटेशन या इसके बारे में तो क्या सोचते हैं? ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा, मतलब ये इट्स ऑल पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल है। और जो जो नहीं समझते हैं वो ये ऐसा कर रहे हैं। अभी इन दिनों बहुत बड़ा काम हो रहा है योग निद्रा पे। योग निद्रा पे साइंटिफिकली एविडेंस जनरेट की जा रही है। मतलब जो इंसोमनिया है या जो भी, जो मैंने साइकोसोमेटिक डिजीजेस वगैरह बताए, अच्छा मैं खुद भी मैं इसको प्रैक्टिस करता रहा हूँ स्पिरिचुअल हेल्थ में। मैं मतलब एक विद्यार्थी हूँ उसके लिए। मतलब मैंने कई तरह के, जैसे विपස්සना मैंने करी है, श्री ये रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया करी है, सदगुरु जग्गी का इनर इंजीनियरिंग वाला चीजें करी है, अवधूत बाबा शिवानंद का शिवयोग करा है। तो आप वंडर करेंगे इतनी जबरदस्त चीज है ये। मतलब मेरा तो ये है कि भाई पहला सुख निरोगी काया है, और निरोगी काया, दूसरा सुख घर में, जो 3-4 चीजें हैं। तो इसलिए हमको, अगर हम स्पिरिचुअली हेल्दी, मतलब योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो आपको ये मेडिटेशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो सदगुरु की, और ये जो भी है, इट इज मोर ऑफ, इट इज पॉलिटिकल। बहुत साफ बात है, स्पष्ट बात है, इसमें कोई, मैं ओपनली इसको कह सकता हूँ। मतलब ये जितने भी जो लोग हैं, और ऐसे ऐसे मनीषी अपने, तो आप तो खुद ही, हमने जैसे ईश्वरानंद जी गिरी का अपन इस समय पे नाम लेना चाहेंगे। मतलब आप सोचिए, ये लोग तो मतलब कहाँ कुंडलिनी जागरण करके, और व्यापक की बात है। एक तो हम शरीर में आबद्ध होते हैं और एक देह से देहातीत होते हैं। तो ये चीजें मतलब समझ के बाहर है। और ये अगर अपन ट्रैक कहीं दूसरा जगह चला गया तो फिर वापस लौटना मुश्किल होगा। तो नहीं, पर इस ट्रैक को वहां से कनेक्ट करके अभी के जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें देखा जाए
मेरा क्वेश्चन ये था नागुरी जी कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसके बारे में लॉ क्या कह सकता है, कैसे कह सकता है, और जो कहेगा वो एक्सेप्टेबल होगा क्या? पहली बात तो उस तरह का कोई एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया ही शायद नहीं जा सकता है, क्योंकि इतना ओपन स्पेस है इसमें। आप ओपन कहेंगे हिस्ट्री। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं आप ढोंग कर रहे हो। अब लॉ इसमें क्या कर सकेगा? देखिए लॉ जो है ना, लॉ एक तो लॉ है और एक धर्म है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म का मतलब धारणा है, और धर्म हर एक का अपना इंडिविजुअल चॉइस है। उसको लॉ लॉ थोप नहीं सकते अपन किसी पे। लॉ तो क्या है कि एक अपन ने एक समाज को चलाने के लिए एक बना दिया है, और लॉ हमेशा बदलता रहता है। लॉ इज ऑलवेज डायनेमिक। मतलब कई जगह एक लॉ होता है, मतलब कई कई ऐसी जगह है ना। जैसे अब और भी कई सारी कंट्रीज हैं, तो उसमें जो हमारे यहाँ जो जैसे अभी अपन गाय का मांस है ना, अब वो किसी धर्म में वो उसको मना कर रहे हैं और किसी धर्म में उसको एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये तो पर्सनल स्पेसिफिक है, मतलब इसको अपन उस रूप में ले भी नहीं सकते हैं। और जो आस्था का विषय है, जो विश्वास का विषय है, जो श्रद्धा का विषय है, वहां लॉ काम नहीं करता। ठीक है ना, इसलिए अपन वो लॉ और इसलिए अपन ये जो हाँ, देखिए, लेकिन ये ओवरलैप स्पेस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो श्रद्धा का विषय विषय है वहां पे लॉ चाहे काम नहीं करता हो, लेकिन उसका हेल्थ पर असर पड़ता है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। इसका मतलब आपके अंदर अगर श्रद्धा है तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ऐसे तो यस, काफी रिसर्च भी हुए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। मैं यहाँ एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अपने ये मंडलनाथ बसें जाती जालोरी गेट की बारी से, है जोधपुर ना। तो जी। वहां एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि टिकट लेके यात्रा करिए, बिना टिकट यात्रा करना धार्मिक अपराध है। आप और हमने अनाउंसमेंट तो सुने कि कानूनी अपराध है। अब उसने कहा कि धार्मिक अपराध। आज अपन मंदिर जाते हैं, बाहर चप्पल खोलते हैं, तो ये कोई कानून है क्या? ये श्रद्धा का विषय है। और आप चप्पल लेके अंदर भी जाओगे तो क्या है, कोई रोकेगा? कानून तो कह देगा कि नहीं, तो जाओ जाओ अंदर जाओ, क्या है। लेकिन वहां जो जो धर्म की संस्थाएं हैं, उन्होंने हमको कहा है कि आप चप्पल बाहर खोलिए। तो ये जीवन जीने का जो तरीका है ना। लॉ तो बहुत बाद में आता है। जो हमारे संस्कार जो हमको घर से मिलते हैं, गाय को रोटी देते हैं, या हम धर्म करते हैं या ध्यान करते हैं, ये इसको हम लॉ से नहीं लिंक कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ जो हेल्थ की अपन तरफ आए जी, यहाँ हेल्थ की हम तरफ आ जाते हैं और वहां पे हेल्थ जो ब्रिज वापस बनता है आता लॉ है। का, उसकी तरफ हाँ, जाएंगे। उसमें मेडिसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रेगुलेशन और आपका मेन काम भी ये है कि आप हेल्प करते हैं। अब जो आप वीसी और प्रोफेसर और हेड ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट और उसके फाउंडर भी रहे हुए हैं, तो आपको बहुत कुछ पता है कि इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क क्या है। अगर किसी को नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है, उसका अप्रूवल कैसे होगा वगैरह। तो वो प्रोसेस जो है वो क्या आपको लगता है फुल प्रूफ है, या उसमें कुछ ऐसे हैं, मतलब लूप होल्स हैं जिसका यूज करके वो कुछ क्लेम करके कुछ और बेच रहे होंगे जो पेशेंट ले रहे हैं, और उसका असर वो नहीं हो रहा है जो कि दावा किया जा रहा है? मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ, मतलब अगर हम पूरा उसमें देखें, तो जो मेडिसिन का फील्ड है, तो अलग अलग पैथीज हैं। तो हमारे जैसे एक तो एलोपैथी होगी, जो मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं, एक आपका आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये सारी पैथी काम कर रही है, और सबके सिद्धांत अलग अलग है। जैसे आयुर्वेद जो काम करता है वो तासीर पे काम करता है। मतलब जैसे वात पित्त कफ, वो कहता है कि आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ में अगर इम्बैलेंस होता है तो आप बीमार पड़ते हो। होम्योपैथी जो है वो डाइल्यूशन पे काम करती है। मतलब आप जितना विरल, मतलब जितना आप व्यापक में जाते हैं, उतना आपका इलाज होता है। ये होम्योपैथी काम करती है। एलोपैथी जो है उसमें हम कहते हैं कि कोई न कोई कॉज है, बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या जो फंगस होगा, और उसमें कोई न कोई होगा जो हमारा हमारा इम्यून सिस्टम है। उस इम्यून सिस्टम में एक अंदर मैकेनिज्म है, एक डब्ल्यूबीसी आरबीसी वगैरह जो है वो आपस में फाइट होती है, और वो जब जीत जाते हैं बाहर के ऑर्गन, मतलब ये जो जितने भी आपके जो बैक्टीरिया वगैरह अगर जीत जाते हो तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो एलोपैथी जो काम कर रही है, उसमें जब दवाइयां आती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका, हम पहले तो प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है जो हम एनिमल्स पे करते हैं। उसके बाद में हमारे फेज 1, फेज 2, फेज 3 अगर अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स होने के बाद में वो जो दवा होती है वो मार्केट में आती है। अब एक वर्ड है इंडिविजुअल, पहले होता था डिस्पेंसिंग, और अब होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि मास स्केल पे होने लग गया।
जबकि हर इंडिविजुअल जो है अलग अलग है। आप वंडर करेंगे कि कईयों को मधुमक्खी खाती है तो फूल जाता है, और कईयों को मधुमक्खी खाती है तो मधुमक्खी खुद मर जाती है। तो ये इंडिविजुअल, और हम क्या कर रहे हैं कि हम आडे कट जो है, मतलब हम सीधा सीधा जो मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, तो पैरासिटामोल 500 देना है तो हर किसी को दे दिया। जबकि हमारा इसमें जब जो पोसोलॉजी करके एक टर्म है, पोसोलॉजी, जिसमें हम डोज देते हैं, तो डोज डिटरमाइन करने के फॉर्मूले होते हैं। उसमें आपको आपका सरफेस एरिया देखते हैं, उसमें आपका वजन देखते हैं, उसमें आपका मतलब ओवरऑल देखने के पहले अपन जैसे अस्पतालों में भी जाते थे, बॉटल लेके जाते थे और उसमें वो उसमें डालते थे, दवा डाल करके देते थे। अब ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हमने कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, और ज्यादातर हम क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आप वंडर करेंगे कोरोना में डॉक्टर मतलब हाथ तक नहीं लगाते थे, दूर से ही आपको बैठ करके प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दवाइयां दे देते थे। अच्छा, अब प्रिस्क्रिप्शन की भी बड़ी रामायण है। अब प्रिस्क्रिप्शन में भी क्या है कि एक तो ब्रांड नेम से आ रही है और एक आखिरी जेनरिक नेम से आ रही है। अब मैंने अभी ऐसा देखा है कि ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जिनके ब्रांड नेम सेम है लेकिन सॉल्ट अलग अलग है, और वो सॉल्ट जो है इतने डिफरेंट तरह के सॉल्ट है। अब किसी ने ब्रांड नेम से अगर कोई जो दवा जिसको देनी थी और उसकी जगह कोई दूसरी दवा दे दी उस ब्रांड नेम की वजह से, तो आप देखिएगा कि हम भारत भाग्य विधाता, मरीज अपने किस्मत से चल रहा है। मतलब दवाइयां तो काम कर ही रही है, और खास तौर से जी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और जब आप ये कहते हैं मरीज अपनी किस्मत से काम चला रहा है, तो इसमें फिर विधि या कानून या जो लॉ जिसे हम कहते हैं, वो उसके प्रोटेक्शन में कहाँ तक साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। और जो आपने एग्जांपल दिया कि ब्रांडिंग सेम है लेकिन उसका कंपोजिशन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो उसको कोई रेगुलेट करने वाली बॉडीज ऐसी हैं जो उसको काउंटर चेक करें, ताकि ये वाला जो कंफ्यूज स्पेस है उसको हटाया जा सके। अभी थोड़े दिन पहले, अभी आज या कल के दवाइयों उसमें न्यूज़पेपर में ही था कि ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है दवाइयों का, उसमें से मतलब कितने सारे सैंपल्स फेल गए हैं। और होता क्या है कि आपने आज सैंपल लिया और वो महीने भर बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक तो वो जितनी दवाएं हैं वो सब कंज्यूम हो चुकी होती है। मतलब हमारा सिस्टम ही ऐसा है, लीगल लॉ सब एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेक्स अभी दे रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन अब वो इतने सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स अगर वो वापस कोई इंस्पेक्शन करके और दूसरी दुकान तक आएंगे तो उसमें भी 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग जाएंगे। लॉ बने हुए हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, द प्रॉब्लम इज ऑफ विधान कोई खराब नहीं है, संविधान अपनी जगह सब सही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है जिसमें अब आप गांव में जाओगे तो गांव में तो डॉक्टर ही नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कुछ चीजें है ही नहीं, तो अब वो वहां डॉक्टर ही नहीं है, तो जो मरीज मतलब जो नर्सिंग स्टाफ होता है या जो फार्मासिस्ट होता है वो ही अपना इलाज दे देता है। तो इस तरह से करके मतलब इसको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मतलब पहुंच पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर जैसे आप अमेरिका में कह रहे हैं कि आप इतना पहुंच पाते हैं, तो लेकिन वहां जो कॉस्ट है हेल्थ की, जो मतलब जो आपकी ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो एग्जॉर्बिटेंट है। मतलब अनटिल अनलेस अगर आपके वहां वो क्या पॉलिसी ली हुई नहीं हो, है ना, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो, तो आपको वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मेरे को किस्सा याद आ रहा है, जब मैं अमेरिका आया था तो मेरे भाणजी है, उस भाणजी के बेटे को कोई पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द हो गया तो वो डॉक्टर के पास गई, तो वो पूरा सिस्टम चलता है वहां कि ये होगा, ये टेस्ट कराओ, ये कराओ। अब वो मेरी बुआ जी वहां रहती है, तो भाणजी ने वो बुआ जी से बात करी कि बुआ जी ने तो पेट में दर्द हो गया, तो क्या कि तू यूं कर, थारे आंबेरी गुटली है कहीं, क्या आंबेरी गुटली है, तो क्या आंबेरी गुटली घसने दे दे। साहब उसने आम की गुटली घस के दी और वो पेट दर्द ऐसा गायब हुआ, मतलब वापस आया ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं मतलब आप देखिए ऐसे ऐसे हमारे नुस्खे रहे। तो ये जो हेल्थ की और उसको लिंक करना लॉ से, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो है लेकिन आवश्यक है। और अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया इसको लें, तो आपके वो जो भांजी थी उन्होंने मान ली बात, और जिसको डर था उसने भी मान ली। और कई लोग नहीं मानेंगे कि इसका तो कोई वैज्ञानिक आधार है नहीं, इस पे तो रिसर्च किया हुआ नहीं है, और वो सुनेंगे और दूसरे कहां से निकाल देंगे। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इनको फायदा हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो कई इस तरह के अल्टरनेटिव मेडिसिन जो प्रैक्टिस में ली जा रही है, वो लीगल फ्रेमवर्क में वहां तक कोई पहुंचकर उसको ठीक से गाइड करे या एंश्योर करे कि इस बात के लिए, जैसे कि मैं बहुत वेग एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे इसका स्पेसिफिक ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कोई एक स्थान पर जाते हैं लोग, उनको मछली खिला देते हैं, वो उससे उनकी अमुक प्रकार की जो डिजीज है वो दूर हो जाती है, और उनके यहाँ लाइन लगती है। ऐसा मैंने सुना, मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा इस तरह की और भी कई बातें हो रही होंगी। वो तो कोई
ऐसे रिसर्च बेस्ड करके नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कर रहे हैं और बीमार लोग जा रहे हैं, तो इसमें लॉ का कोई रोल हो सकता है, होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? लॉ बने हुए अशोक जी इसमें। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है जिसमें ऐसी जो अनक्यूरेबल डिजीजेज है, अगर कोई आदमी, जैसे कोई आदमी क्लेम करता है कि मैं कैंसर को ठीक कर सकता हूं, तो ये इसके लिए एक्ट है, मतलब वो उसको ऑफेंस माना गया है, लेकिन अब हो रहा है और लोग जा रहे हैं और और ठीक भी हो लोग रहे हैं कुछ लोग कुछ। आस्था से अपनी मर्जी से जा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, है ना। अच्छा, ये क्या है, ये जो हमारे बॉडी है ना, इसको समझ पाना मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब इसको आप समझ ही नहीं सकते हो। अभी मैं वो कौन बनेगा करोड़पति में वो ये जो अमिताभ बच्चन के सामने वो 100 दिन जिएगा ऐसा करके एक एपिसोड आया था, तो उसमें ये कहा गया कि आप 100 डेज, उनको कैंसर हो जाता है, जो भी बंदा आया था जिसके नाम से फिल्म बनी है आई वॉन्ट टू टॉक, ये फिल्म बनी हुई है, उसके जो डायरेक्टर और जिसपे बनी हुई है फिल्म, तो उसको ये कहा गया कि तू 100 दिन जिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जिस तरह से वो चीजें रिकवर होकर के वो आ रहा है, 100 दिन के बाद में वो 1000 दिन हुए और फिर 2000 दिन हुए, और वो बोले कि मैं अपनी बेटी के लिए जिया, कि बेटी ने कहा कि मेरी शादी होगी और मैं तुम्हारे साथ में डांस करूंगा, पिताजी कहते हैं डांस करूंगा, तो वो एक जज्बा और वो जीवटनेस थी, तो वो उसको उसको बचा के रखती है। तो इसलिए खाली मेडिसिन से चलेगा या खाली लॉ से चलेगा, या ये चीजें जो है ये लॉ बने हुए हैं, लेकिन अब वो उसका, अच्छा लॉ भी क्या है, एवर चेंजिंग है, अमेंडमेंट्स होते हैं, लॉ स्टैटिक नहीं है, क्वालिटी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, लॉ स्टैटिक नहीं है, लॉ डायनेमिक है। आदमी का इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन जो हम इवॉल्व हो रहे हैं, वो अपने आप में बदल रहा है। जो आज की अब यंग जनरेशन है, तो अभी पैदा होते ही चश्मा लग रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग रहा है ना। अब वो टीवी के बिना और मोबाइल के बिना, अब वो मेरा पोती रोती है तो उसको मोबाइल चलाओ तो वो खाना खाती है, टीवी चलाओ तो खाना खाती है, मतलब इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में जो चीजें हैं इतनी बदल रही है, तो लॉ कितनी मदद करेगा कितनी नहीं करेगा। और खासतौर से हमारा जो दवाइयों का जो फील्ड है, मेडिसिन का जो फील्ड है, ये मतलब हमेशा रिसर्च होती जा रही है, ऑन गोइंग चलता ही जा रहा है। अभी मैं एक बात कर रहा था, तो जो मुकेश जी, जो मुकेश पारिक जो आप मिले थे अहमदाबाद में, उनकी डॉटर अभी अमेरिका में है, तो वो ब्लड में जो ब्लड को अपन स्टोर करते हैं, है ना, ब्लड बैंक्स वगैरह ब्लड को स्टोर करता है, तो उसमें ब्लड में जो ब्लड के जो विकार हैं, एक इस तरह का केमिकल बनाया जा रहा है, तो उसमें आप डाल दोगे तो सारे विकार जो है ब्लड में से जो भी जो प्रॉब्लम्स है ब्लड की, वो सारी निकाल लेगा, तो उस पर काम चल रहा है। तो इतना इस तरह से मतलब एवर इवॉल्विंग है, चीजें चलती जा रही है चलती जा रही है, और लॉ उस हिसाब से बदल नहीं रहा है। लॉ को जो बदल, लॉ तो अपना उसकी एक प्रक्रिया है, लॉ को चेंज करने की अपनी प्रक्रिया है, और इधर जो रिसर्च का जो पेस है, या दवाइयों में जिस तरह से जो रिसर्च हो रही है, लॉ में जिस तरह से बदलाव आने चाहिए, तो वो अपने आप में पेस मैच नहीं होता है। जैसे अब आज की तारीख में अस्पतालों में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बिठाए जा रहे हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी बिठा, पहले खाली एलोपैथी चलता था, अब हर मतलब जो ये नर्सिंग, ये जो आपके प्राइमरी जो सेंटर्स हैं, वहां पर आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी बिठाए जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद को भी रिकॉग्नाइज किया गया कि ये भी एक पैथी है, होम्योपैथी को भी रिकॉग्नाइज करा गया, यूनानी पैथी चल रही है, चाइना में अपनी पैथी, एक्यूपंक्चर चल रहा है, जो जो इस तरह की सारी पैथी जो है, वो सारी पैथी काम कर रही है, और ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो हम एक्चुअली लॉ से ज़्यादा हेल्थ के बारे में बात करें, तो हेल्थ के बहुत सारे जो अलग अलग तरीके हैं, जो अपने पहले ऐसे कहते थे यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथी का नाम आपने लिया, आयुर्वेदिक की बात की, और ये जो एलोपैथी के अलावा जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हम कहते हैं भाई अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो पहले अल्टरनेटिव मेडिसिन को कई लोग उनके ऊपर हंसते थे, अभी थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली उसको रिकॉग्नाइज करने लगे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर है, जबकि अल्टीमेट एम तो हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज का, स्पेशली जो हेल्थ के फील्ड में काम कर रही है, उनका यही है कि भाई पेशेंट को लाभ हो जाए, उस वो स्वस्थ रहे, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें कई बार आती हैं जहां ये अलग अलग फील्ड के प्रैक्टिशनर्स के बीच में ऐसा लगता है कोई टग ऑफ वॉर हो रही हो, जैसे जैसे एक केस था वो बाबा रामदेव जी के दावे को लेकर कोई मेडिकल बॉडी ने उनके ऊपर केस कर दिया था वगैरह। तो ये वाली जो सिचुएशन आती है, उसको आप ओवरऑल इंडिया के हेल्थ एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से पॉजिटिवली देखते हैं, या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव असर होता है? अशोक जी, ये बेसिकली लॉबिंग है वर्ड है लॉबिंग। इसमें खास तौर से जो एलोपैथी वाले जितने हैं, है ना, ये टोटल अगर अपन उसमें, आपको पता ही है, जैसे आप ओवरऑल देखें तो ये जो कंपनियां हैं, मतलब
इतना पैसा है इनके पास में। मतलब अब जैसे जो टैबलेट है, अब टैबलेट में जैसे आपने ब्रांड नेम दे दिया, अब वही जेनरिक नेम से वही टैबलेट आपको 10 पैसे में मिल जाएगी, और ब्रांड नेम होते ही 2-2 रुपए में, 4-4 रुपए, मतलब प्रॉफिट जो है वो कितना गुना है आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो हर हर किसी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। यहाँ पर पेशेंट का जो वेलफेयर है वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। कंपनी अपने फायदा किस में है वो देख रही है, सरकारें अपने फायदा किस में वो देख रही है, ये सारी लॉबिंग है। तो इसमें जो मरता है वो बेचारा पेशेंट मरता है। मतलब ऐसी ऐसी बहुत सस्ती दवाइयां हैं, लेकिन सस्ती दवाइयां का वो कोई देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें अपने इंटरेस्ट है। अच्छा, आपको टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं। एक किस्सा आया कि साहब दांत दर्द में टॉनिक लिख रहा है, तो अरे यार दांत दर्द में टॉनिक क्यों लिख रहे हो भाई? दांत दर्द हो रहा है तो जांचे लिख रहे हैं। अरे जांचे किस बात की लिख रहे हो? मतलब वो ना तो मरने देते ना जीने देते हैं यार, आपको ऐसा बीच में पकड़ के रख दिया, ठीक है ना। तो ये पेशेंट वेलफेयर की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हमारा किसमें फायदा है, कंपनी का किसमें फायदा है, पैथी वालों का किसमें फायदा है, ठीक है ना। बाकी जो सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है ना, और बड़ी आसानी से हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं। ऐसे कई डॉक्टर है, मेरे मामा जी रहे डॉक्टर, तो वो बिल्कुल मतलब वो डायग्नोसिस उनका इतना बढ़िया था। अभी आजकल स्टेथोस्कोप वगैरह तो कोई यूज ही नहीं कर रहा। बीपी अपरेटस भी वो वैसे वो आ गए, डिजिटल आ गए। वो डिजिटल बीपी अपरेटस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अभी कोरोना समय में वो आप पेंसिल डाल रहे थे तो भी वो आपको उसका ऑक्सीजन वो मीटर दिखा रहा था। तो ये तो सारी चीजें जो है सब ऐसी चल रही है। ये एक और पैरेलल बात है, और इसमें अमेरिका और इंडिया दोनों जगह पर जो हेल्थ सिस्टम जिस तरह से काम करता है, और एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो डॉक्टर्स की, वो कई बार उनको एक टाइट जैकेट में बांध देती है। उनको लगता है कि इस तरह से पेशेंट को फायदा होगा, लेकिन उनको लगता है कि इसमें मुझे कुछ स्टेप स्किप करनी पड़ेंगी, और अगर मैं फंस गया तो मेरे ऊपर माल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ केस लग जाएगा। इंडिया में भी थोड़ा बहुत है, मगर अमेरिका में बहुत अधिक है। और इंडिया की बात यदि करते हैं हम, तो ये तो बहुत सारे केसेस आए कि भाई वो बहुत टेस्ट करवा लेते हैं, टेस्ट में बहुत पैसे लग जाते हैं, और आजकल तो बड़े बड़े ऐसे फैसिलिटीज हैं कि वो सब कुछ वहीं पे हो रहा है, तो पैसा वहीं पे रोटेट हो रहा है। अब इसमें कोई ऐसी बॉडी है क्या लीगली इसका प्रोविजन जो ये कहीं जाके इंश्योर करे कि इन्होंने जो टेस्ट करवा रहे हैं वो सचमुच करवाने चाहिए थे या नहीं करवाने चाहिए? तो एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा हाँ ये कराओ, दूसरा कहेगा नहीं इसकी क्या जरूरत थी। तो ये पेशेंट स्पेशली जब वो इस चैलेंज से है कि मैं बचूंगा कि नहीं, उसका परिवार उस चिंता में है, तो ये एक एडिशनल एक अवॉइडेबल सी मुझे लगता है चिंता की लेयर उनके ऊपर आ जाती है कि भाई इलाज ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर सचमुच ऑनेस्ट है कि नहीं है। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। इसमें व्यवस्था क्या कर सकती है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे अंकल बीमार पड़ गए थे, उसको इंटेस्टाइन में उनको गैंग्रीन हो गया था, लार्ज इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो गया। हम यहाँ सब परेशान, और जोधपुर में सुविधाएं कम है, तो हम लोग अहमदाबाद, भी रश टू अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद में उसने कहा कि साहब इतने लाख रुपए, उसने कितना 30-40 लाख जो भी उसने बता दिया, और इमीडिएटली हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो फिर भी बोले कि कोई गारंटी नहीं है, बोले कि हम तो कर देंगे, लेकिन अभी ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, ये बहुत बड़ी मतलब विडंबना है कि आप 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए खर्चने के बाद में भी आप कहते हो कि कोई संभावना है कि नहीं, हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो वो उन्होंने हमको कह दिया कि मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब 30-40 लाख लगेंगे, बच गया तो आपकी किस्मत, नहीं बच गया तो आपकी किस्मत। हमको लगा यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, 40 लाख रुपए भी दे दिए और उसमें कोई चांसेस वगैरह है नहीं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो ले जाना चाहेंगे। अच्छा, वो ले जाना चाहेंगे तो उसमें भी वो धमकाते हैं कि देखो आप अपनी रिस्क पे ले जा रहे हो, कुछ हो गया तो हमको नहीं पता, ये नहीं पता, अंडरटेकिंग दो, ये है ना। तो वो कर करा करके हम लोग जोधपुर ले आए। अब देखो यहाँ कैसे मरीज की किस्मत काम करती है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ लेके आए, ला करके हमने यहाँ, मेरे अंकल डॉक्टर है ना, तो उनके एक मित्र वो यहाँ एम्स में डॉक्टर फिजिशियन, तो वो उनको घर से, उस समय कोरोना चल रहा था, तो घर से बेचारे आकर के देखे और बोले सर आप इसको भर्ती करा दो या एम्स में भर्ती कराओ। और एम्स में भर्ती करा। अच्छा, हम सोच रहे थे कि इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिएगा और ये चाहिएगा और वो सारा होगा। अच्छा, जोग ऐसे बनते गए, संजोग ऐसे बनते गए, हमको वार्ड भी मिल गया, डॉक्टर भी मिल गया, वो भी मिल गया। अब उस आदमी जो फिजिशियन, डॉक्टर फिजिशियन है, उसने उसको इंटेस्टाइन को दोनों तरफ से काटा, मतलब जो बीच में गैंग्रीन वाला पोर्शन था उसको कट किया, क्रॉस में कट किया और उसको जोड़ दिया।
जोड़ करके, और ऑपरेशन, हम सारे लोग, पूरे सब लोग बाहर बैठे उस समय, और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल, और वो उस दिन की गई और आज की गई, है ना। ये कम से कम 4-5 साल पहले की बात है, और आज कम से कम 80 साल के हो गए, ठीक है ना, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और कहाँ वो हम वहां गए, 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगेंगे, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ आकर के कट किया। अच्छा, ये क्या है, कौन से डॉक्टर को क्या चीज समझ में आ गई, उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप जैसे रोग है, अब वो रोग जब तक पकड़ में नहीं आएगा, अभी कौड़ियों का इलाज था, अब जैसे वो गुठली का इलाज था, गुठली से लग गया, लेकिन अब वो समझ नहीं है, अब आप उस वहां कह दिया कि हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो अब वो इलाज लग गया और वो चीजें चल पड़ी। तो ये चीजें, मतलब इसको अपन कोई एक दृष्टि से देख ही नहीं सकते हैं, और इसमें अपन लॉ लगावे या इसमें कुछ दवाई लगावे या कानून लगावे, या अच्छा दवाइयों का भी ऐसा बड़ा विचित्र मामला है। मतलब जैसे अभी एक तो ये स्टेरॉइड्स देते हैं, या जैसे एंटीबायोटिक, अच्छा कोई ऐसी दवा नहीं है जिसके अपने साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं है। हम तो सारी दवाइयां बनाते हैं, लेकिन साइड एक तो है एडवर्स इफेक्ट, एक साइड मतलब एक इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट, ये 4 तरह से चीजें चलती है। तो साइड इफेक्ट तो आपको झेलना ही पड़ते हैं अब, लेकिन साइड इफेक्ट्स कई बार इतने जबरदस्त होते हैं। अब ये कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड जो इफेक्ट है, लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी तक इतने परेशान है, खासतौर से घुटने दुख रहे हैं, खासतौर से हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, खासतौर से उल्टी की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये आप कितना ही कर लो, है ना, जो मतलब दवाइयां तो अपनी जगह है, सिम्टोमेटिक रिलीफ है ये, ठीक है ना, ज्यादातर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं, मतलब कॉज पे नहीं जा रहे हैं। और वो शायद जो स्पिरिचुअल हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, वापस वहीं आकर के समाप्त होती है कि जब तक हम बेस मूल पे नहीं जाएंगे ना सर, तब तक चीजें आप भले ऊपर से कितना ही करते रहो, रंग रोगन वाली बात है ये। मतलब आप कॉस्मेटिक वो है, ये जितना भी जो चीजें हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स लगा करके बहुत सारा धन्यवाद नागौरी जी का इस बात के लिए भी कि उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, जिसके बाद में कहीं लगता है कि सब कुछ हमारे बस में होते हुए हमारे बस में है नहीं, और जब हमारे बस में नहीं है तो हम दिव्य तत्व की स्मरण करते हैं, या जैसे आप स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो कहते हैं भाई भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। लेकिन वो बात हम कहते हैं, पर जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में बात करना चाह रहे होते हैं तो हमें लीगल फ्रेमवर्क के स्ट्रांग होने की भी इच्छा होती है, जो कुछ हद तक है भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह रह जाएगी जिसमें हमें फिर कहेंगे कि ये कहना पड़ेगा कि भगवान की इच्छा थी ऐसा हुआ। 40 लाख रुपए में भी यहाँ पर दुआ काम करती है कि आप घर ले जाओ, दुआ करो, दवा काम नहीं करेगी तो दुआ काम करेगी, तो दवा के बाद में अल्टीमेटली दुआ पे ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं समापन करते हुए बहुत क्विकली याद करता हूँ, एक बड़े सर्जन ने ऑपरेशन के बाद जब वापस देखा कि भाई कैसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो टांके लगाए थे वो इतने सुंदर नहीं थे, ये कोई और है जो इसके शरीर के अंदर काम करता है, जो कि मैं नहीं हूं। ऐसा सर्जन स्वयं भी मानते हैं। और उसी बात को लेते हुए, पर ये आशा करते हुए कि जहां जहां अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने की पॉसिबिलिटी, वहां पर सिस्टम इस तरह से काम करे कि लोग अपने आप को असहाय बाहरी तौर पर भी महसूस न करें। बीपी नागौरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी रोचक और मुझे लगता है कि एक ओवरऑल समग्र चर्चा हमारी हेल्थ, मेडिसिन और लीगल फ्रेमवर्क को लेकर रही है। आपको बहुत बहुत आभार, आपने अपने अनुभव की संपदा से हमें लाभान्वित किया। नागौरी जी का आभार, आप सभी का आभार। अशोक अनुमति दें। अशोक जी का विशेष तौर से आभार, ये मौका दिया आपने, और मैं अपने जो भी उद्गार थे वो व्यक्त कर पाया। इसमें कोई मतलब त्रुटि हो, त्रुटि भी नहीं कह सकते, हमारे दर्शक बड़े उदार हैं। आवेश में बोल देते हैं, फ्लो में बोल दिया जाता है, तो हो सकता है उसका एक डिस्क्लेमर है ना, तो वो डिस्क्लेमर जरूर लगा दीजिए। ये ठाकुर जी की मर्जी।